हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विथ एस4एस में। फ्रेंड्स, आप लोग को जैसे कि पता है कि जैक बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर कल जारी कर दिया था और हमने मॉडल पेपर के लिए रिलेटेड वीडियो भी बनाए थे कि कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख लें। मॉडल पेपर क्या होता है आप लोग जानते हैं। मॉडल पेपर में जैक जो भी एग्ज़ाम लेती है उसके पैटर्न को बताता है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, जो प्रश्न पूछे जाएंगे किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। ठीक है, 40 संख्या है। तो जैक ने क्या किया है कि पाँच पाँच मॉडल सेट जारी किया है हर सब्जेक्ट में जैक ने कितने पाँच पाँच मॉडल सेट जारी किए हैं क्लास 10th के लिए। तो ये सेट 1 होगा आपका विज्ञान का, जिसमें 1.5 घंटा समय दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया गया है। जैक ने जारी किया है जो मॉडल पेपर, जिसमें आपको 40 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। और इस वीडियो में हम उस 40 के जैक जो जारी करते हैं उसमें सिर्फ प्रश्न दिए जाते हैं, आंसर नहीं दिए जाते हैं। उसका हम 40 के क्वेश्चन का डिटेल में आंसर जानेंगे। ठीक है, 40 प्रश्न के आंसर को हम जानेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप अभी तक वीडियो को स्किप करते हैं, मतलब अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपकी जानकारी छूटती है। मतलब वीडियो को बढ़ा बढ़ा के मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए ज़रूर। आपको वीडियो पूरा देखने के बाद हम महसूस होगा कि आप कितना प्रश्न कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ गाइडलाइन है आपके, जो एग्ज़ाम की गाइडलाइन है कि आपके कैसे होंगे। तो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, कुल 40 प्रश्न, 1 अंक होंगे सभी प्रश्न के लिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका गलत होता है। अगर आप जिसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। पहला प्रश्न है आज का, देख पा रहे हैं कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। आप जानते हैं कि आर बराबर होता है 2f। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यहाँ आर बराबर 2f ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमको क्या दिया है, एफ बराबर। तो एफ बराबर क्या निकालेंगे, r/2 होगा। आप जानते होंगे थोड़ा सा महत्व तो जरूर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर बराबर एफ बराबर r/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तीसरा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। आवर्ती, वेग, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए नंबर, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। यह अवतल दर्पण होता है, उससे परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो किरण जो है फोकस से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किरण किससे, फोकस से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। आपको कहीं ना कहीं किसी अगर दूसरे वीडियो देखेंगे तो आपको उत्तल आंसर दिया होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा होगा समतल, क्योंकि बराबर आकार समतल दर्पण देता। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में रहता कि वस्तु के का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो सीधा समतल तथा उत्तल दोनों में बनता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता। लेकिन बोला है कि बराबर आकार का बनता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, समतल दर्पण में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। हम वीडियो में बताए भी थे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 या 4। राइट आंसर होगा 2, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम हैं। नेक्स्ट है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या क्या है, किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो फोकस क्या होगी, आप जानते हैं कि फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, r/2 होती है। तो 50/2 करेंगे, आप जानते हैं 50/2 करेंगे तो कितना आएगा, 25। 50/2 कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, 7 का होगा सी नंबर। याद है, क्लियर है।
अगला है 8 नंबर कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। किसी भी उत्तल लेंस की 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। आप जानते हैं यहाँ दे रखा है कि फोकस बराबर है 1 मीटर, 1 मीटर। और आप ये भी जानते हैं कि उत्तल लेंस में फोकस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। तो एफ बराबर 1 मीटर है तो क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f, 1/f। तो पी बराबर क्या होगा, 1/f, तो 1/1। तो 1/1 कितना होता है, 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 डायोप्टर। किसमें, प्लस में, क्योंकि इसका जो होता है फोकस क्या होता है, प्लस होता है। 8 नंबर का ए नंबर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। देखिए ये प्रश्न अभी तुरंत हम बताएं कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। वेग में चाल, स्पीड, प्रकाश का जो स्पीड वेलोसिटी है सबसे न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 का। निर्वात में तो स्पीड होगा, जल में भी थोड़ा, लेकिन सबसे जो कम होता है किसमें होता है, कांच में, और सबसे अधिक निर्वात में। सबसे अधिक किसमें होगी, निर्वात में, और सबसे कम यहाँ पर किसमें होगी, कांच में। किसकी, प्रकाश की चाल सबसे कम न्यूनतम किसमें होगी, कांच में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 4D क्षमता वाले 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 4D कहने का मतलब है P बराबर आपका दे रखा है 4। ठीक, और P बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/f। हमसे पूछा क्या है, f। तो P बराबर 4 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1/f। और 1/f को जब f निकालेंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, f जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4f बराबर 1। तो यहाँ से f बराबर हो जाएगा 1/4, मतलब कि 0.25। ये किस में होता है, मीटर में। और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, 100 से गुना करते हैं। जब हम 0.25 को किससे, 100 से गुना करेंगे तो इसका 0.25 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका अगला 12 नंबर कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर मतलब फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। आप जानते हैं कि क्षमता P बराबर होता है 1/f, जानते हैं। तो 1/f और f दे रखा है 50 सेंटीमीटर में, लेकिन फोकस जो लेनी होती है क्षमता के लिए किस में लेनी होती है, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ठीक है, मीटर को जो है सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो 100 से भाग देंगे, 1 से 1 0, मतलब 1/2 होगा आपका फोकस। समझ गए होंगे, 1/2 यहाँ से होगा फोकस। थोड़ा स्क्रीन जो है इतना बड़ा ही है तो इसमें आपको मैनेज करना होगा। तो फोकस हो गया 1/2, 1/2 आपका फोकस हो गया। पूछा क्या है कि क्षमता, तो P बराबर जो होता है 1/f होता है, तो 1/1/2 होगा क्योंकि ये फोकस है। और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 2। आप थोड़ा तो मैथ जानते होंगे, उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 डायोप्टर। और आप वो बोलेंगे सर इसमें प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि बोला है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डी नंबर। वीडियो को पूरा जरूर दें, स्किप नहीं करें वरना आपका लॉस होगा। ये आपके इसी वीडियो से मतलब 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में, 1-2 से क्या ज़्यादा प्रश्न आपके इसी एग्जाम में आएंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। अभी तुरंत बताए थे, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक किसमें होगा, कांच में, पानी में, हवा में या निर्वात में। तो किसमें होगा सबसे अधिक, हवा में, कांच में, पानी में, निर्वात में। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। प्रकाश का जो वेग सबसे अधिक होगा निर्वात में, और सबसे कम किसमें होगा, कांच में। सबसे कम कांच में, सबसे अधिक निर्वात में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है।
ऊष्माक्षेपी कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन या संवहन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर होगा ए नंबर। श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट के विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? आप कुरकुरे खाए होंगे तो देखे होंगे, कुरकुरे तो रहती है इतनी, लेकिन पैकेट इसकी इतनी बड़ी होती है, तो उसमें जो गैस डाली जाती है, जो हवा जैसे आपको लगता महसूस होता है, कौन सी गैस डाली जाती है वो पूछ रहा है। तो कौन सी गैस डाली जाती है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस डाली जाती है किसमें? आपके चिप्स के पैकेट में, कुरकुरे के पैकेट में। ठीक है, आप खाते होंगे तो आप जरूर जानते होंगे। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग जो लग जाती है, आप लोहे के रॉड को देखे होंगे तो उसमें आप देखेंगे ऐसे ऐसे कुछ हो जाते हैं, तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन दे रखा है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, संयोजन अभिक्रिया। भूल के भी वियोजन नहीं लगाएगा, क्योंकि जंग जो लगता है उसमें नए पदार्थ क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। उसमें क्या ऐड हो जाते हैं? हवा की जो नमी होती है वो ऐड हो जाती है, हवा की नमी, जिसके कारण जंग लग जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो किस पदार्थ का हो रहा है? देख पा रहे हैं ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO बनता है, तो किसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है? आप यहाँ अगर यदि गौर से देखेंगे तो इसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन ZnO में था तो ऑक्सीजन क्या हो गया? खत्म हो गया। इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? हांस हो रहा है, ह्रास हो रहा है। जिसमें ह्रास होती है वो कहलाती है अपचयन। ठीक है, अपचयन। लेकिन जिसमें ऐड होती है, यहाँ सी था और यहाँ जाके CO बन गया, तो इसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन का योग, और ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? किस में ऐड हुआ? तो सी में, कार्बन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप अपने स्कूल के सर से पास भी पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, जो कि कार्बन है। ठीक है, ऑप्शन बी है, कार्बन इसका राइट आंसर। अगला है 18 नंबर, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? संतुलित रासायनिक समीकरण पूछ रहा है किसमें? 18 नंबर में। तो आप देख पा रहे हैं CaOH हॉल 2 CO H2O2 4A, ये आपका समीकरण 4 समीकरण दिया है, उसमें कौन सा समीकरण क्या है? संतुलित है। आप सबसे पहले देखिए इसमें इसमें कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ 2 और 2 कितना हाइड्रोजन? 4, तो ये नहीं होगा। इसमें देख पा रहे हैं कि 4Al है, 4Al, लेकिन यहाँ कितना है? Al2, तो इसमें भी नहीं होगा। यहाँ देख पा रहे हैं Cu आपका कितना है? 2, और इसमें क्या है? Cu क्या है? 1, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा इसका राइट आंसर? ए नंबर। आप इसे मिला भी सकते हैं, क्योंकि एक तो ऑप्शन सही है। देख पा रहे हैं इधर Ca 1 है, इधर भी 1 है, OH इधर 2 है, H2 कितना है? H2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ 1, 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। आप समीकरण बैलेंस अगर करना नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपको लिए जरूर देंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? चित्र यही है आपका, ये देख पा रहे हैं आपका ऑप्शन, चित्र ये है आपका PbCuCl2 PbCl2Cu। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर होगा डी नंबर, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो अभिक्रिया होती है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये विस्थापन है? विस्थापन का जो पहचान है, विस्थापन में होता है तत्व प्लस यौगिक। इसमें देखिए ये एक तत्व है और एक यौगिक है। ठीक है, तत्व मतलब किसी एक पदार्थ से बना है, और यौगिक मतलब एक से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा पदार्थ से बना है, तो इसे यौगिक बोलते हैं। तो यहाँ तत्व है, यहाँ यौगिक है। तो तत्व और यौगिक से जो मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन। और यौगिक और यौगिक से जो मिलके बनता है उसे द्विविस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विस्थापन। क्यों? क्योंकि PbCuCl2 टूट के अलग हो रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर। अगला आपका जो प्रश्न है देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की व्यवहार करता है? गंधीय सूचक की व्यवहार कौन करता है? हल्दी, लिटमस, चाइना रोज या प्याज?
तो गंधीय सूचक की व्यवहार कौन करता है? तो प्याज करता है जो गंधीय सूचक की व्यवहार करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? आप जानते हैं किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन इसका जरूर आंसर देंगे। CaOCl2, CaOH हॉल 2, CaCO3 या CSO4.12H2O। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर दें, हम इसको पहले भी बता दिए। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, CaSO4.12H2O, जो है हड्डियों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? इसे भी जानते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? Na2CO3, CaCO3, CaOCl2 या फिर CaOH हॉल 2। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, CaOCl2। ठीक है, जो होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। मैंने कितना प्रश्न किया? 22। अगला है 23 नंबर प्रश्न। आपको जो फिगर दिया है और बस इस फिगर को बताएंगे, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है और इस बार भी पूछ सकता है। प्रश्न है, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? कौन से अभिक्रिया हो रही? जब भी ये चित्र दिखे तो याद रखिएगा अपघटन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया होती है। और अपघटन अभिक्रिया को ही हम कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 24 का क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 24 नहीं, ये 23 था, 24 है अभी। कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके पिछले वीडियो में बताए थे हम लोग कि इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में पाया जाता है। हम जितना भी वीडियो अभी तक बनाए हैं उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन, हम टोटली आपका 4 वीडियोज, 5 चैप्टर का वीडियो बनाया, और 5 चैप्टर में काफ़ी सारा प्रश्न आपका मिल चुका है। 2-3 चैप्टर बचे हैं जैक बोर्ड के लिए साइंस में, वो भी जल्द ही बनाएंगे। मॉडल सेट खत्म होगा या उसी के दरम्यान में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। 25 नंबर है कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है H+ की सांद्रता में वृद्धि, OH सांद्रता में वृद्धि, H+OH- आयन की सांद्रता में कमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर होगा सी नंबर। तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है? H+OH आयन के सांद्रता में कमी होती है। H+OH आयन के सांद्रता में कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? प्रकाशीय वियोजन मीन्स प्रकाश की उपस्थिति में जो वियोजन होता है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो उदाहरण है, तो याद रखिएगा इसका एक ही ऑप्शन लगातार पूछता है, AgBr, Ag+Br में टूटता है, बाकी ये सब ऑप्शन नहीं होगा। AgBr टूट के बना Ag+Br। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कौन? 26 का ए नंबर। अगला प्रश्न है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो है किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो इसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कुटपाद। क्या बोलते हैं? कुटपाद, याद रखिएगा। 28 है, पाचन की प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? 28 का क्या होगा? पाचन की प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? पित्त करता है। इसका राइट आंसर होगा 28 का डी नंबर, पित्त करता है वसा का इमल्सीकरण। अगला है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? स्वपोषी पोषण कहते हैं जो खुद अपना भोजन तैयार करता है, जो अपना भोजन खुद तैयार करता है। अमरबेल, कवक, अमीबा या फिर याम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का होगा डी नंबर, आम। कोई भी पेड़ पौधे हैं, कोई भी पेड़ पौधे में जो फल हैं या पेड़ पौधे हैं वो खुद अपना क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं, बाकी कहीं ना कहीं दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, आम। ठीक है, अगला है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव के जो हृदय है, धड़क दिल है, उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी नंबर, मानव के हृदय में कुल कितने? 4 कोष्ठ होते हैं। और मछली जो फिश है, फिश के हृदय में कितने होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। मानव में 4 कोष्ठ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 का होगा बी नंबर, श्वसन वर्णक किसे बोलते हैं? हीमोग्लोबिन को बोलते हैं।
उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्सर्जन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है उसे बोलते हैं वृक्काणु। वृक्काणु है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई। और वृक्काणु का ही एक और नाम है, अगर ऑप्शन में वो वृक्काणु नहीं रहे तो याद रखिएगा, इसका एक और नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन। इसी को बोलते हैं, नेफ्रॉन को ही बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर 33 कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया कहलाती है। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। इंग्लिश का वर्ड आप जानते होंगे, डायलिसिस। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि जनन की मूल घटना क्या है? ये प्रश्न 100% आप जानते हैं। जनन की मूल घटना क्या है? आपके सर लिखा होंगे जीवों में अपने जैसे जीव उत्पन्न करना। तो ऑप्शन है युग्मक का बनना, युग्मनज का बनना, भ्रूण का बनना, डीएनए की प्रतिकृति बनना। प्रतिकृति मीन्स बोलते हैं कॉपी पेस्ट, वैसा ही कॉपी पेस्ट। तो डीएनए की प्रतिकृति मतलब अपने जैसे जीव बनना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, डीएनए की प्रतिकृति बनना। 35 नंबर है दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? दिया गया ये जो चित्र है किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन या पुनरुद्भवन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताते हैं, थोड़ा ध्यान लें कि ये जो चित्र, जब भी ये फिगर देखें तो याद रखिए ये जो फिगर है ये है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लेज्मोडियम का फिगर है, प्लेज्मोडियम। और आपके सर बताए होंगे प्लेज्मोडियम में बहुखंडन होता है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। प्लेज्मोडियम का चित्र है, प्लेज्मोडियम में बहुखंडन होता है। अगला प्रश्न है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? एक्स एक्स और एक्स वाई के जो संलयन होते हैं उनको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निषेचन। ठीक है, उसको कहते हैं निषेचन। अगला जो आपका है 37 नंबर, लड़कों में यौवना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? जो भी लड़के हैं जब यौवना अवस्था में आ जाते हैं कि उनके जो लक्षण होते हैं उनका कौन नियंत्रण करता है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन या थायरॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 का होगा ए नंबर। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। अगला है आपका सौर स्थिरांक का मान क्या है? ये आपका ऊर्जा के स्रोत का क्वेश्चन है कि सौर स्थिरांक का मान क्या है। इसका जो मान होता है ऑप्शन होगा ए नंबर, इसका राइट आंसर 1.4 वाट पर मीटर स्क्वायर। बोलते हैं 1.4 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका एक ऑप्शन आपको चेंज करके कभी देता है कि 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ किलो वाट है, थोड़ी मिस्टेक। तो आप इतना तो जरूर जानते होंगे कि 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 किलो वाट बराबर होता है कितना? 1000 वाट। 1000 वाट, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए 1.4 किलो वाट बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1400 वाट। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में ये भी देता है 1400 वाट और यहाँ किलोवाट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर कोई डाउट रहती है तो कमेंट जरूर करेंगे। 39 है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस बोलते हैं बायोगैस। कौन सा गैस? बायोगैस। और बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। कौन सा है? मीथेन है बायोगैस का मुख्य घटक, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। याद रखिएगा, मीथेन है बायोगैस, जैव गैस का मुख्य घटक। आज का अंतिम प्रश्न, इस सेट का अंतिम प्रश्न है सेट 1 का। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर सब्जेक्ट के भी सेट 1 लेके आएंगे। प्रश्न है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होता है? पृष्ठ जल मतलब ऊपरी जल और 2 मीटर अंदर की जल के बीच में जो ताप का अंतर होता है कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस होता है।
20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार आपने कितना अपना टोटल कितना प्रश्न कर लिया, 40 प्रश्न आप कर लिए हैं। किसी भी प्रश्न में अगर आपको अभी तक डाउट है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। आप ध्यान दें कि आपका टोटल 40 प्रश्न हो चुका है कंप्लीट, सेट 1 आपका हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेट 2 साइंस के और अदर सब्जेक्ट्स के भी सेट 1। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सारा क्वेश्चन समझ में आया हो और नहीं आया हो तो कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।